मंच पे उपस्थित मेरे मित्र आदरणीय शुभ्रकांत पंडा जी, संजय जी, हमारे मित्र मनीष अग्रवाल जी, फिक्की के डायरेक्टर जनरल तथा अभी हमारे साथ टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए मोहनदास पाई जी और सभी अन्य अतिथि और साथी मित्रगण। एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी को साकार करने के लिए फिक्की ने अपने एनुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है और उस अवसर पे आज दो रिपोर्ट उन्होंने भी डेडिकेट किया है स्किल इंडिया रिफॉर्म्स के नाम पे और री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। ये दोनों निश्चित रूप में जिन लोगों की नेतृत्व में बनी है, मैं हमारे ईआईएल के पूर्व डायरेक्टर एचआर स्वरूप मैडम जी को और इन तीन मित्रों को मनीष जी, मोहनदास पाई और संजय जी, तीनों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। निश्चित रूप में फिक्की की ओर से ये जो रिकमेंडेशन भारत सरकार के पास आई है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अपने पॉलिसी रिफॉर्म में, पॉलिसी अनफोल्डमेंट में निश्चित रूप में उसको क्रियान्वित किया जाएगा। मित्रों, मैं मेरे फॉर्मल बात को प्रारंभ करूँ उसके पहले मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लगभग आधा घंटा विलम्ब में मैं निर्धारित समय से आया हूँ। इसके पहले भारत की कुछ यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी डेकिन और टीसीएस, इनकी एक कोलैबोरेटिव कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें मैं सुबह गया था। अगर उसको सूक्ष्मता से देखें, माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखें कि फिक्की जिस विषय पे लेके ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है, देश की एकेडमिया, न केवल देश की एकेडमिया, दुनिया की एकेडमिया भी इस विषय पे एकत्रित हुए थे कि भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको कैसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर हाउस के रूप में कन्वर्ट किया जाए। निश्चित रूप में शिक्षा और कौशल्य, एजुकेशन, नॉलेज एंड स्किल, यही उसकी गरल होगा, ऐसे मनीष जी ने अच्छे अपने भाषणों में कहा है। यही ट्रांसफॉर्मेटिव कैटलिस्ट होगा, इसमें किसी की संदेह नहीं है। हम सभी लोग उसमें से चिंतित है और सब अपने अपने तरीके से कुछ काम कर रहे हैं। मेरे को इस कार्यक्रम के लिए जब मेरे मित्र शुभ्रकांत जी मिलने गए थे, बुलाने गए थे, मैं शुभ्रकांत जी कुछ ऐसा करें और मैं ना आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए आया। लेकिन मैं इस दुनिया से पहले से जुड़ा हूँ। मेरे मन में उनके लघु तरीके से मैंने उनको पूछा था कि फिक्की वाले अभी इंडस्ट्री फोरम है या एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो गए हैं। तो मैं थोड़ा अगर आपको धृष्टता करूं, शुभ्रकांत जी और संजय जी दोनों आप मेरे अच्छे मित्र हो, इसमें मैं इंडस्ट्री की सीरियस पार्टिसिपेंट कम देख रहा हूँ। मैं कई सारे मेरे पुराने मित्रों को, रेड्डी जी जैसे लोगों को देख रहा हूँ जो एक प्रकार के ट्रेनिंग पार्टनर है, स्किल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका में काम कर रहे हैं। आप तो लाभार्थी हैं, आप स्किलफुल लोग हैं, इसलिए इंडस्ट्री आपको ढूंढ ही लेता है। लेकिन इंडस्ट्री कहाँ है? ये सारे जो स्टैटिस्टिक्स मोहनदास पाई जी और मनीष जी एक उसकी कॉन्टेक्स्ट सेट किए कि चुनौती कहाँ है, समस्या कहाँ है। और मैं मनीष जी को जादूगर कहता हूँ। मैं कहूँगा क्यों मनीष जी को जादूगर कहता हूँ। और मोहनदास पाई जी ने उसकी एक बेसिक मैट्रिक्स हमारे सामने रखा। मैं 2-3 मैट्रिक्स आपके सामने और जुड़ रखता हूँ और मैं आज भी उत्साही हूँ आपके पास आने के बाद। लेकिन थोड़ा मैं चिंता में हूँ। ये विषय सिर्फ एकेडमिक और कॉन्फ्रेंस टू कॉन्फ्रेंस और एक रिपोर्ट के लिए तो अच्छा है। आखिर ये एक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बनेंगे ही, लेकिन स्ट्रैटेजी उसके लिए कुछ बनाएंगे या बनते बनते बन जाएंगे। कई सारे चीज इस देश में तो प्रधानमंत्री भी तो एक्सीडेंटली हुए हैं। ये कुछ देश की नियति में तो होगा ही, और हम तो भारत वाले बड़े भाग्य के ऊपर कई चीज छोड़ देते हैं। ईश्वर की काम में हो ही जाएगा।
उस रास्ते पे जाएंगे या स्ट्रैटेजी के माध्यम से जाएंगे, फर्क उतना ही है। इसलिए फिर भी अभी शुभ्रकांत जी, संजय जी ने बुलाए हैं तो थोड़ा मेरे को झेल भी लेंगे उन लोग। मैं कुछ कड़वी बात कहूंगा तो आप उसको पहले से क्षमा चाहता हूँ, उसको आप सहृदयता से ले ही लेंगे, क्योंकि मैं तो इंडस्ट्री को यहाँ नहीं मिल पा रहा हूँ, जिनको सुनाना था दो चार विषय। तो आप दोनों ही पर्याप्त हो, और आपकी डायरेक्टर जनरल शायद समझा पाएंगे आपकी जनरल बॉडी वगैरह में कभी, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा बात कड़वी। तो मलेरिया के समय में जो क्विनाइन खाया जाता है तो कड़वी होती है, कुछ कड़वी बात है ही सामने। देखो, दोनों हाथ से ताली बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी, ये सामान्य कहावत है हमारे देश में। देश को एक रोबस्ट इकोनॉमी बनानी है, इसमें कोई किसी की डाउट नहीं है। दुनिया की डेवलपमेंट को देखिए, 900 करोड़ लोगों की प्रेडिक्शन आ गया है, अभी 700 750 है, ये आने वाले दिनों में 900 करोड़ तक चली जाएगी। पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रहा है, इसकी फायदा भी है, उसके नुकसान भी है, क्योंकि पॉपुलेशन जब एजिंग होती है तो इनोवेशन भी घटती है, स्टेटस क्यू भी बढ़ती है, क्रांति कम होती है, नव सृजन घटती है, नवाचार घटती है। और दुनिया की इवोल्यूशन को आप देखिए, सिविलाइजेशनल इवोल्यूशन को आप पढ़िए, एक ही बात आता है, चुनौती सब समय में किसी ना किसी प्रकार पे रही है। कभी हमारी साहित्यकारों ने प्रलय की जो शब्द की रचना किए, तब उन्होंने, हमें लगता है कि ऐसे ही कर दिए होंगे, विशेष करके पिछले 3-4 सालों में जो लिखे होंगे। लेकिन प्रलय जब उन्होंने लिखा होगा तब उनको ध्यान में नहीं था कि 2019 में जाते जाते 2020 में कोरोना 19 आ जाए। प्रलय ही तो था, दुनिया की कोई घर नहीं था जिसमें से वो अफेक्ट नहीं हुआ, दुनिया की कोई अर्थनीति नहीं था जिसमें से वो समस्या में नहीं रही। इस बैकग्राउंड पे ये ध्यान देती है कि इसकी उत्तर कौन निकलता है, उत्तर यंगस्टर्स ही निकालता है। इसलिए पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होना शायद तात्कालिक एक आधा सेंचुरी के लिए समाधान हो सकता है, शायद पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए समस्या भी बन सकता है। इसलिए तो एक चक्र घूमते रहेगा, फिर उसमें कई सारे जियोपॉलिटिकल समस्या हैं, कौन बढ़ते हैं, कौन घटते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, कहाँ घटते हैं, ये सारा विषय इंटरलिंक। भारत की आज क्या स्थिति है मित्रों, जब भारत आजादी हुई उसके बाद इसकी 75 साल हम पूरा करें, 1950 को अगर हम बेंचमार्क माने, उस समय में भारत की जो लोग थे उनकी औसत आयु, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 ईयर। आज 2022 में ये बढ़ के 70 ईयर्स हो गया है, ठीक डबल हो गया है। भारत जब आजादी प्राप्त हुई और 1951 की सेंसस को जाए, उस समय में भारत में 36 करोड़ लोग थे। 36 करोड़ में से 18% लिटरेट थे। उन दिनों की जो डेफिनेशन था, ये सब एजुकेशनल स्किल से जुड़ा हुआ विषय है। उस समय में भारत की लिटरेसी रेट 18% था, यानी 6 करोड़ लोग लिटरेट थे, यानी 30 करोड़ लोग 1951 में उस समय की डेफिनेशन में इलिटरेट थे। वो प्रोडक्टिविटी के, अभी नरेश जी कहते इशू इज प्रोडक्टिविटी, मीनिंगफुल प्रोडक्टिविटी। एक्सीडेंट इसलिए होता है, ड्राइवर को पूरा ज्ञान नहीं होता है, गाड़ी चला ही देता है, हेल्पर ही गाड़ी चलाता है। आज आया है अखबार में, स्कैरी न्यूज है, आज एक सर्वे आया, मैंने एक न्यूज पढ़ा है मैंने, 67% ऑफ पायलट्स आर फ्लाइंग, आगे नहीं कहता हूँ, स्कैरी है। ये स्किल और एजुकेशन ये सारे बहुत इंटरलिंक्ड है। आज भारत में 2022 में लिटरेसी रेट है 77%,
100 करोड़ लोग लिटरेट है, यानी 30 करोड़ लोग आज भी लिटरेट है, तब भी 30 करोड़, आज भी 30 करोड़। जर्निंग 75 ईयर्स हो गया है। वर्किंग पॉपुलेशन को हिसाब करें, भारत में एक कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी की आबादी के कितने लोग वर्कफोर्स में कन्वर्ट होते हैं? वर्किंग एज ग्रुप है 15 to 59, उसमें से डेवलप्ड इकोनॉमी का औसत है 70+। 70% से 80% तक लोग अगर मीनिंगफुल प्रोडक्शन में रहेंगे तब देश की इकोनॉमी रोबस्ट होगा और डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाएगा, जिस जिसकी जो जो स्टैटिस्टिक्स बनेगी। भारत में उसकी संख्या अराउंड 50%। भारत में लगभग वर्किंग पॉपुलेशन की जो डिजायर्ड एज ग्रुप है उसकी आधे लोग काम करते हैं, यानी 48 करोड़ लोग काम करते हैं। इसके अर्थ भारत में और कम से कम 25% लोग, यानी 25 करोड़ लोग काम करना बाकी है। काम करते भी होंगे, हमारी कैलकुलेशन में नहीं होता। भारत में 15 से थोड़ा और स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा और तरीके से घुमा के देखें। डाटा इज द न्यू ऑयल, इंफॉर्मेशन इज द न्यू वेपन। अगर थोड़ा और घुमा के देखें, 15 साल एज ग्रुप में अगर 15 ईयर को एक बेंचमार्क माने, जिसमें विद्यार्थी कहाँ हो जाते, स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में आ जाता है? स्टूडेंट्स आ जाते 8-9 क्लास तक आ जाते। 17 में अगर वो 12 पास करता है तो 15 में वो 9-10 इस कैटेगरी में आ जाता है। अभी नई तालीम के बारे में उल्लेख कर रहे थे मनीष जी। नई तालीम में गांधी जी ने कहा कि भाई उस समय तक बच्चे को कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया जाना चाहिए। उस एज ग्रुप को भारत में हम वर्किंग एज ग्रुप मानते हैं। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी चीज है। वर्किंग एज ग्रुप मैंने वो काम कर सकता है, यानी उसको इसकी इच्छा से नहीं तो सामाजिक व्यवस्था से। घर में रोजगार की समस्या है तो घर के सामने जो अपॉर्चुनिटी मिले उसी काम पे जुट जाता है वो, या परिवार की जो परंपरागत काम है उसी में जुट जाता है, या बेंगलुरु में आके टेबल साफ करता है, शहरों में आता है। उस एज ग्रुप से 59 तक मैंने हिसाब दिया, 15 से 25 यानी वो आज का हमारी जो पीएचडी स्कॉलर है उसकी उम्र 25 साल है। रिसर्च की जो विद्यार्थी है उसकी उम्र 25 साल है। नहीं तो अगर रिसर्च वगैरह नहीं किया, ड्रॉप आउट हो गया स्कूल के बाद, वो 25 साल आते तक एक स्किल मैन पावर बन जाता है, इसे मानना चाहिए। उसमें भारत में आज 25 करोड़ पॉपुलेशन है। भारत की जो स्कूल्स हैं, स्किल सेंटर्स हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे की अगर हम कैलकुलेशन मिला दे, लोग उसमें आते हैं 11 करोड़। मैंने उस आबादी के लगभग आधे लोग, अरे 45 to 48% तक लोग आते हैं। उसके आधे लोग नहीं आते हैं, काम पे जुट जाते हैं, लेकिन उनकी कोई फॉर्मल स्किलिंग नहीं है। कि जब जाते सब इंडस्ट्री के पास, फिक्की के पास आते हैं, और फिक्की तैयार नहीं उनके ऊपर कुछ पैसा खर्चा करने के लिए। प्रोडक्टिविटी चाहिए। सूर्यकांत जी को अपना कारखाना में, मैं सूर्यकांत जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उनको लिबर्टी ले सकता हूँ, बाकियों से मित्रता नहीं है, फिर मेरे खिलाफ पड़ जाएंगे, मेरे कंस्टिट्यूंसी में गड़बड़ हो जाएगा। मैं सूर्यकांत जी से अनुमति लेके लिबर्टी ले रहा हूँ। सूर्यकांत जी के कारखाना में लो काम का माइनिंग है, उनकी प्रोसेसिंग प्लांट है, उनकी लॉजिस्टिक है, उनकी बाकी काम। भाई आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कैसे? अगर आपके वहां सारे लोग स्किल होंगे, सारे लोग अगर एजुकेटेड होंगे। ये दोनों अलग चीज नहीं है। एनईपी ने इस बार एनविजन किया है, दोनों एक ही है। आपने उसको रिकॉग्नाइज किया, धन्यवाद आप लोगों को। सरकार उसमें एक पॉलिसी बनाएगी। सरकार काफी पॉलिसी रिफॉर्म किया। एक पॉलिसी का उदाहरण मैं आपको देता हूं। हमने कहा कि सारे लेबर कोड को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करेंगे, सारे ट्रेड यूनियन प्रक्रिया को हम लोगों ने थोड़ा और
कोऑपरेटिव बनाया, कॉन्ट्राडिक्टरी ना करते हुए थोड़ा हमने कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव बनाया। इसलिए सारा लेबर लॉ को इकट्ठा करके 4 कोड में हमने परिवर्तित किया। कुछ अपेक्षा भी रखा कि मिनिमम वेजेस देना है, सबको बैंक अकाउंट में देना है, ऐसे कुछ विषय कहा। उसमें और एक विषय था अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप एक्ट को भी सिंप्लीफाई किया। कंपलसरी क्लॉज था, उसको हटाया, ऑप्शनल किया। लेकिन अच्छा, उसमें से सरकार कहा कि मैं 1,500 मैट्रिकुलेशन लेवल पे और हायर एजुकेशन लेवल पे 2,500-3,000 रुपया हम देते हैं। नहीं, 4,000 आपका मिला के जो आप देते नहीं हो, मेरा आपत्ति इसी में है। हमारे पास टारगेट्स हैं, टारगेट पूरा क्यों नहीं हो रहे? क्यों भाई? आपको कोई बाध्यता नहीं है उसको। मैं से 4-5 वर्टिकल गिना सकता हूं। मैं एक वर्टिकल अप्रेंटिसशिप जो विन विन टू एवरीबॉडी, वो ट्रेनर्स, जो ट्रेनी होगा उसको फायदा होगा, जो एम्प्लॉयर उसका होगा टेम्पररी उसको होगा, क्योंकि उसको सरकार की 1,500 से 2,500 रुपया की मंथली स्टाइपेंड में 6 महीने के लिए उनको अप्रेंटिसशिप मिलेगा। अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो उसको एक प्रकार ऑन जॉब ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई। अगर उसमें हुनर है आप रख सकते हो, नहीं तो नहीं रख सकते हो, सर्टिफिकेट देके उसको नमस्कार करके छोड़ दोगे। लेकिन वो बहुत उत्साहजनक स्टैटिस्टिक्स नहीं आता। हम प्रोडक्टिविटी कैसे उपलब्ध हासिल कर पाएंगे जब तक हम जो बेसिक मैन पावर है हमारी, इसको अगर हम स्किल नहीं बनाएंगे तो। इसलिए मेरा पहला अपेक्षा है आप छोटे ही ग्रुप में बुलाइए। देश में आज बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, मैं देश भर में, इसलिए मैंने मनीष जी को कहा, मनीष जी ने तो एक अच्छा मॉडल लेके आया। मैंने कहा किसी की शादी में कई प्रकार की गेस्ट आते हैं, जो लड़के वाले आते हैं वो थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, फिर जो लड़की की उपाजी टाइप के लोग होते हैं थोड़ा और डिमांडिंग होते हैं, उनको सारे में नाराजगी रहती है, फिर जो लड़की की भाई का दोस्त है वो थोड़ा उदंड होते हैं, उनको भी संभालना पड़ता है। ये सारे प्रकार के गेस्ट को 25 प्रकार की मेन्यू चाहिए। वो बेचारा पिताजी भाई वो एकदम खराब हो जाते यार, कैसे कैसे करें, एक दो जगह फिर इधर उधर हो गया तो बखेड़ा हो गया। फिर बंगाल जैसे प्रांत में काम करोगे तो फिर वहाँ फिर एक थर्ड एजेंसी आता है कटमनी के लिए, कुछ भी होगा तो वहाँ थोड़ा कटमनी देना पड़ता है। ये सारे में मनीष जी ने एक सोल्यूशन लेके आया, बोले कि मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी डिमांड को एग्रीगेट करता हूँ, इसको क्या चाहिए खाने में मेरे को लिखा दो। खाने वाले को कहा कि तो बढ़िया चीज़ तुमको खाने के लिए दूंगा, झगड़ा नहीं करना, दुनिया की बेस्ट चीज़ मैं तुमको देता हूँ, कोई बखेड़ा नहीं हो रहा है। यानी जॉब मार्केट में उन्होंने जॉब एग्रीगेटर बन गए, एम्प्लॉयर का रिलीफ हो गया। जॉब सीकर को कहा कि देखो तुमको अपग्रेड कर रहा हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग तुम्हारी हो रही है, स्किलिंग कर रहा हूँ, तुम 8वीं क्लास पढ़ रहे हो, तुम इधर आओ, तुमको ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि इन सबको क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऑन जॉब वो 8वीं क्लास पढ़ के आएगा, उसको काम करते करते उस 6 महीने में उसको 2 एडिशनल क्रेडिट मिल जाएगा। उतने में थोड़ा सा परीक्षा देखिए NIOS की रूट में वो 10वीं की भी परीक्षा पास कर लेगा। 10वीं पास कर लेगा तो उसकी क्रेडिट रेटिंग थोड़ा और बढ़ जाएगा। मनीष जी कहेंगे तू अभी MTS था, तू अभी क्लरिकल काम पे आ सकता है, थोड़ा सॉफ्ट स्किल कर ले इंग्लिश में, थोड़ा स्टेनोग्राफी भी सीख ले, थोड़ा डाटा एंट्री का भी काम कर ले। ये करते करते ये अप टू हैंड होल्डिंग में अप टू बोर्ड तक जा सकते हैं। ये डुअल मॉडल ऑफ जर्मन यही है। ये भारत में भी हमने शुरू कर दिया है। पहले एक पायलट मोड पे मनीष जी टाइप के कुछ मित्र किए, भारत सरकार ने उसी मॉडल को दिखते हुए उसको पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क में NEP में डाल दिया। मैंने अप्रेंटिसशिप की कहा, NEP की कहा, अब सभी को हमने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस मान लिया।
एक इंडस्ट्री में जो सीनियर फोरमैन है वो किसी भी गुण से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला कोई पीएचडी होल्डर प्रोफेसर से कम नहीं है। वो ऑन जॉब उसको पूरा एक्सपर्टाइज है। वहां काम करने वाला फ्लोर पे जो डिप्लोमा होल्डर है उसको जो ट्रेनिंग देता है वो इक्विवेलेंट टू बीटेक है। पहले वो व्यवस्था नहीं था, अभी वो व्यवस्था हमने कर दिया। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी कल्पना करके लेके आ रहे हैं। इस बार बजट में अनाउंस हुआ है, खूब शीघ्र हम उसकी फ्रेमवर्क आपके सामने रख देंगे। डिप्लोमा पढ़ के सुपरवाइजर काम करने वाला कोई लड़का या सेल्स में काम करने वाला कोई सेल्समैन की लड़का, वो डिजिटल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करके एमबीए या बीटेक की मल्टीपल एंट्री कर सकता है, मल्टीपल एग्जिट कर सकता है। 3 साल की कोर्स को 8 साल में पूरा कर सकता है। काम करेगा, थोड़ा पैसा कमाएगा, घर की समस्या समाधान करेगा, फिर 6 महीना पढ़ने जाएगा, फिर काम करते करते उसकी क्रेडिट पॉइंट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हमने बनाया। बैंक खाते जैसे एक स्टूडेंट्स की, एक कामकाज आदमी का एक बैंक अकाउंट रहेगा एकेडमिक क्रेडेंशियल का, ABC हमने बनाई। ये सारा फ्लेक्सिबिलिटी हमने पॉलिसी रिफॉर्म पे लाया। इसको अडॉप्ट करने की कलेक्टिव अप्रोच चाहिए। जो कहा जाता है ना, एकेडेमिया, इंडस्ट्री एंड पॉलिसी मेकर, हम तो एकेडेमिया और पॉलिसी की कई सारे रिफॉर्म लेके आ गए, लेकिन ये तब जाके संभव होगा जब इंडस्ट्री उसको अडॉप्ट करेगा, तब जाके आत्मनिर्भर होगा। आज भी मैं आपको एक सेक्टर की उदाहरण देता हूं। भारत में लगभग 110 मिलियन मेट्रिक टन की स्टील प्रोडक्शन होती है। कंजम्पशन कभी कभी 115 हो जाती है, कभी कभी 108 हो जाती है। यानी कभी कभी हम स्टील की, और उतना ही हमारा प्रोडक्शन भी है, कभी कभी हम स्टील की नेट इंपोर्टर भी होते हैं, कभी कभी एक्सपोर्टर भी होते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी बने रहता है। लेकिन थोड़ा उसको और गहराई से देखो, ये कब तक हम लोग, भारत इतने बड़े कैपेसिटी, इतने बड़े मार्केट हो चुका है, लेकिन आज भी हमारी इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की जो बीच में रहने वाला इलेक्ट्रो स्टील्स है, उसको हमको इंपोर्ट करना पड़ा। क्यों? कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, हम भी यहां बना सकते हैं। मैं यहीं से शुरू आगे करता हूं। भारत की अंदर इतने मार्केट, बड़ा मार्केट है। आने वाले 25-30 साल में भारत का एडवांटेज क्या रहेगा? जैसे डेमोग्राफिक एडवांटेज भारत के साथ रहेगा, वैसे ही भारत की कैप्टिव मार्केट भी रहेगा। दुनिया को नजर डाल के देखिए, कहीं भी इतने बड़े कैप्टिव एस्पिरेशनल हाई परचेजिंग कैपेसिटी की मार्केट किसी के पास नहीं। तब भी हम कोरोना के इस महामारी के समय में हमने 7-8% ग्रोथ रेशियो को मेंटेन किया, और वी आर मूविंग टुवर्ड्स डबल डिजिट ग्रोथ। क्यों? क्योंकि हमारा डोमेस्टिक फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड है। ये सारे के लिए अगर हम लेयर्स को डेवलप करेंगे, वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, डोमेस्टिक मार्केट को हमारे लोकल प्रोडक्शन से लिंक करेंगे। ये पीएलआई सरकार इतने रिफॉर्म्स क्यों लेके आ रही है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्यों दे रहा है? लाखों करोड़ रुपए के हमने सेक्टर टू सेक्टर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि मैन्युफैक्चरिंग हब हम देश को बनाना चाहते हैं दुनिया की। ये सब कब बनेगा? अगर हमारे पास स्किल मैन पावर होंगे। देखो, मटेरियल में सरकार आपको काफी सारे मदद कर रही है, इंसेंटिव कई प्रकार की दे रही है। अच्छा, ट्रेनिंग और स्किलिंग कैपेसिटी में हमने, सरकार भी काफी पैसा खर्चा कर रही है। उस ढंग से इंडस्ट्री को 2 कदम आगे आना चाहिए, क्योंकि उसके बेनिफिशियरी 2 लोग होंगे। भारत की धनी लोग होंगे, भारत के गरीब लोग होंगे। धनी लोगों के पास व्यवसाय ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो देश की फंडामेंटल्स और बढ़ेगा। अच्छा परचेजिंग कैपेसिटी, मार्केट में फिर पैसा लौट के आएगा, ट्रिकल डाउन होगा, सर्कुलर इकोनॉमी होगा, तब तो जाके हम मजबूत होंगे। ये सारे चीजों की है कैपेसिटी। कैपेसिटी की 2 ब्रांचें, नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल्स। मैं फिक्की के सामने इस अपेक्षा के साथ आया हूं, ये रिपोर्ट वगैरह स्लीक बनी है, अच्छी है, उसको मैं पढ़ूंगा।
शब्दों का इधर उधर करके इसको हम पिछले की अगर 25 साल की इस विषय का जॉब, एम्प्लॉयबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, नॉलेज, पॉसिबिलिटी, री इमेजिनेशन, शब्द वही 50 है सेक्टर की। कभी इसको आगे लगाते हैं, कभी उसको पीछे लगाते हैं। ये सारे अच्छे हैं, लेकिन मित्रों देश को सच में ये अपॉर्चुनिटी है, देश आगे बढ़ने वाला है। ये मत सोचो, इस जेनरेशन की जो लोग हम बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, हम कल्पना नहीं कर सकते भारत की जो नई पीढ़ी इमर्ज कर रहा है उसकी कैपेसिटी क्या है। यहाँ सब बैठे हुए लोग, ये 2-4-5 जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको छोड़ के, कभी आप सोच सकते हैं कि आपको 30-32 साल उम्र हो रहा होगा, 7-8 साल की आपकी काम की आयु हुआ होगा, जिस समय में आपकी शादी नई नई हुई होगी, या आप परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा लेना शुरू किए होंगे, उस समय में कोई आपके घर में कहे कि मैं सैबेटिकल ले रहा हूँ, क्या करोगे? नहीं, मैं 4 साल थोड़ा गांव में रहूंगा। क्या करोगे गांव में? नहीं, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस करूंगा। अरे तू अभी अभी ढंग का तनख्वाह तेरे को मिला है, पिताजी दुखी हो जाते हैं, तेरे माँ का अभी थोड़ा मैं ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, बहन का शादी अभी खत्म हुआ है, घर थोड़ा बना है, थोड़ा तेरे पैसा आएगा तो मदद होगा ईएमआई भरने में। नहीं नहीं नहीं, आप आपका करो, मेरा घर मैंने बेंगलुरु में ले लिया है, आप भी उधर आओ, मैं आपको ट्रीटमेंट अच्छे से कराऊंगा, लेकिन मैं तो 2-3 साल जा रहा हूँ सैबेटिकल में। मैं घूम के आने के बाद फिर एक बार जाऊंगा और एक कोर्स करूंगा, उसके बाद फिर मैं कहीं बोर्ड में काम करूंगा। ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले था क्या? आज आपकी सभी के घर में ये पोजीशन है। कोई आप आपके पिताजी के कहने पे पढ़े थे, आपके बच्चे आपके कहने पे नहीं पढ़ रहे हैं। ये चेंजिंग वर्ल्ड को अगर हम लीडरशिप लेने वाले, जो हम भ्रम है कि वी आर द लीडर, लीडर यानी पॉलिटिकल लीडर नहीं, लीडर यानी हमारी कंपनी की लीडर, हमारी कंपनी की सीईओ, हमारी सब लीडर है। हम गलत फहमी में है कि जो आईटी इंडस्ट्री अगर एक मॉडर्न इंडस्ट्री है, इकोनॉमी को बढ़ाने वाला इंडस्ट्री है, उसमें एक शब्द है एट्रिशन, लोग टिकते नहीं। मैं 15-20 साल पहले एक बार हैदराबाद में एक दिन था, उसमें आपके सेक्टर कैसे क्या होता है, पर हमारी समस्या है कि हम टिका नहीं पाते लोगों को। ये नेचर है, ये प्रकृति की नेचर है। संपन्नता आएगी तो मन में तरंग भी ज्यादा होंगे, तरंग ज्यादा होंगे तो रिस्क भी ज्यादा होगा, और ये यूथ का नेचर है, इसे ही करेगा। इसको कैसे हम एक स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करें, इसको कैसे एक अपॉर्चुनिटी में जोड़े, मेरे ख्याल से ये आपकी स्किल समिट की ऐसे ही कुछ निकष अगर आप हमको इस सारे विद्वानों ने मिलकर मार्गदर्शन करोगे, तब देश की कल्याण होगा। बहुत धन्यवाद।